सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत कर रहे थे, आधुनिक भारत का जो शुरुआत हुई थी, हमने प्लासी और बक्सर किया था अपने लास्ट लेक्चर में। अंग्रेज़ों ने भारत में अपने पैर जमा लिए। अब अंग्रेज़ों का उद्देश्य था धीरे धीरे छोटे छोटे जो तमाम राज्य थे, यहाँ पर भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। उस समय राजपूत थे, जाट थे, इनका बहुत कम लेवल था। मराठा मजबूत थे, मैसूर एक बड़ा राज्य था, पंजाब एक बड़ा राज्य था। इन राज्यों को उनको धीरे धीरे जीतना था और अंग्रेज़ों का फूट डालो, राज करो, ये तो एक नीति थी ही। साथ ही उनका एक उद्देश्य होता था कि किसी भी राज्य को कब्जाने से पहले उसके अंतिम जो अंदर की लड़ाई होती थी उसमें दखल देते थे और दखल देने के बाद अपनी सेना वहीं रख देते थे। यही उन्होंने पंजाब के साथ किया। आपको याद होगा, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की थी अंग्रेज़ों ने। इलाहाबाद की संधि में अवध तक उनके प्रभाव में आ गया था और दिल्ली भी उनके प्रभाव में आ गया था। अब उनका उद्देश्य था कि दिल्ली के बाद पंजाब की तरफ कैसे बढ़ा जाए। लेकिन पंजाब में इस समय एक मजबूत शासक के रूप में लोग काम कर रहे थे और संभव नहीं था कि पंजाब को एकदम से जीत लेते। इसलिए अंग्रेज़ों ने इंतज़ार किया और उस इंतज़ार में जब उन्होंने देखा कि पंजाब की स्थिति बहुत ख़राब हो गई लास्ट में जाकर, तब वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ेंगे। उसके पहले पंजाब में सिख कैसे मजबूत हुए। आज हमारा जो लेक्चर का विषय है वो है सिख धर्म। सिख धर्म गुरु नानक जी ने चलाया था। उस सिख धर्म को कैसे उन्होंने चलाया, गुरु नानक जी क्या चमत्कारी व्यक्तित्व थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कैसे जोड़ा। गुरु नानक जी ने, जो कि जाति से खत्री थे, अभी हम पढ़ेंगे। आप ऐसे समझिए, सिख धर्म जो है उसमें 10 गुरुओं का महत्व है। सिख धर्म में 10 गुरु माने गए हैं। मुग़लों के समय से ही, मुग़लों के पहले और बल्कि मुग़लों से भी पहले गुरु नानक 1469 में ही आ जाते हैं, जबकि मुग़ल बाद में शुरुआत करते हैं अपनी। इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक जी एक व्यक्ति थे पंजाब में, और वो एक सरल व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे, उदार हृदय के व्यक्ति थे। कर्मकांड, पूजा, ये सब उनसे वो नहीं देखना चाहते थे। वो बाह्य आडंबर से मुक्त आदमी थे। यूँ कह लीजिए कबीर की परंपरा के आदमी थे, या कबीर उनकी परंपरा के आदमी थे। ये उस दौर के लोग, संत लोग थे। उन्हीं में से एक संत थे गुरु नानक। उन्होंने एक संप्रदाय, एक पंथ की नींव रखी और एक पंथ चलाया। उसी पर आगे अगले आने वाले गुरुओं ने काम किया और आने वाले गुरुओं ने उसको मजबूत किया, उस पंथ को, और वो एक सिख धर्म के रूप में मजबूती से पैर जमाए उसने। और आज जो सिख धर्म हम देखते हैं वो इन्हीं गुरुओं की देन है। इनकी जो बानी थी, गुरुबानी कही गई, इसी से आज भी जो सिख धर्म की विचारधारा है, सिख पंथ की विचारधारा है, वो प्रेरणा लेती है और इन्हीं के बताए रास्ते पर चलती है। तो सिख धर्म के विषय में आप जो विद्यार्थी, हम लोग विद्यार्थियों के लिए इसको बना रहे हैं, सिख धर्म के लिए, केवल जानकारी के लिए नहीं बना रहे हैं। लेकिन परीक्षा में जो पूछा जाएगा, आपसे पता लगा कुछ नहीं तो पूछ लेगा, इन गुरुओं का क्रम बताइए। तो आपको 10 गुरुओं के नाम ठीक से याद होने चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, जब तक मैं विद्यार्थी था तब तक मुझे एकदम याद रहते थे 10, अब मैं एक आध कभी कभी मिस कर जाता हूँ। लेकिन आपको ठीक से याद हो, हर गुरु ने कौन सा स्पेशल काम किया, यानी हर गुरु ने अपना आने वाले हर गुरु से पहले अपना जो एक स्पेशल वर्क किया। जैसे गुरु अंगद के विषय में सुनेंगे कि उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। इस तरह से आपको ये भी जानना पड़ेगा। इसके बाद जब सारे गुरु आप पढ़ लेंगे तो फिर आखिरी में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद समाप्त कर दिया, गुरु गद्दी समाप्त कर दी। उसके बाद क्या होता है सिखों का, कौन पहला राजनीतिक नेता बनता है। फिर उन लोगों ने कुछ दिन तक अपना किया, लेकिन गुरुओं के बाद चूँकि एक मत नहीं रह गए, सब गुरुमत्ता जैसे शब्द आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये नहीं रह गए, तो ये लोग कई ग्रुपों में बट गए, छोटे छोटे। उन्हीं में एक व्यक्ति फिर से महाराजा रणजीत सिंह सामने उभर कर आएगा आपके लिए। और रणजीत सिंह ने एक बार फिर से पंजाब को वास्तव में एक राज्य बना दिया। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, प्रशासन मजबूत किया, सेना मजबूत की, न्याय प्रशासन मजबूत किया और सिखों को एक राज्य के रूप में तब्दील करने में वे सफल हुए और कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया, जो कि अब ब्रिटिश के पास है। लेकिन एक बार फिर से वो कोहिनूर हीरा प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब वो समाप्त हो गए, जब उनकी मृत्यु हो गई अकाल, उसके बाद फिर से इनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उनकी बीबी में, उनके बच्चों में, और उसका फ़ायदा अंग्रेज़ उठाएंगे और अंग्रेज़ 2 बार हराएंगे इनको, सिखों को, और फाइनली अंग्रेज़ सिख राज्य को अपने में मिला लेंगे, इनके राजा को लंदन भेज देंगे। इस तरह अंग्रेज़ों ने पंजाब, लाहौर, अमृतसर वाला एरिया पूरा अपने कब्जे में ले लिया। ये ब्रीफ कर दिया मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में ही। अब जो विद्यार्थी, उनके लिए आवश्यक है कि आप एक एक व्यक्ति के विषय में महत्वपूर्ण बातें जानें। सबसे पहले संस्थापक कौन है सिख धर्म के? संस्थापक का नाम है गुरु नानक। ये खत्री जाति के थे। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई।
ये पाकिस्तान के प्लेस हैं। इनकी माँ का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालू जी। कभी पूछ सकता आपसे परीक्षा में गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालू जी, तृप्ता माँ का नाम, और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। मैंने बता दिया ये एक उदार व्यक्ति थे, संत व्यक्ति थे। अपना इनके शिष्य थे मर्दाना, और एक शिष्य का नाम था कुछ, वो एक रबाब बजाया जाता, एक सारंगी बजाया करते थे। ये लोग अपना घूमते टहलते रहते थे। बहुत सारी यात्राएं की गुरु नानक जी ने, यात्राएं करते रहते थे। और इस तरह से गुरु नानक के विषय में है। इनकी एक उपाधि भी हजरत रब्बुल मजीज़, हजरत रब्बुल मजीज़ एक इनकी उपाधि थी। इस प्रकार गुरु नानक के विषय में इतनी बातें आपके 1469 से 1539 इनका टोटल वर्क है। इसके बाद दूसरे गुरु कौन है? अंगद। इन्होंने अपना जो शिष्य थे इनके लहना, उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अंगद जिनका नाम हुआ बाद में, और इन्होंने 2-3 काम किए अंगद जी ने, गुरु अंगद ने एक तो लंगर की जो व्यवस्था थी उसको नियमित कर दिया। दूसरा, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, और इन्होंने जो अपनी गद्दी बनाई जहाँ से साम्राज्य अपना संभाला, जहाँ बैठते थे उसके जगह थे खादुर। तो इतनी बातें आपसे पूछता है, प्रायः परीक्षा में आपसे पूछेगा गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कौन है, और आप सीधा आंसर दे दें गुरु अंगद। इसके बाद अमरदास तीसरे गुरु थे। अकबर इनसे मिलने गोविंदवाल गया था, क्योंकि इनकी गद्दी कहाँ पर थी? गोविंदवाल में थी। इन्होंने एक बावड़ी, अमरदास जी के विषय में फेमस एक बावड़ी का निर्माण कराया था। उसका जल पीने से सारे रोग दूर हो जाते थे। इनकी बेटी थी बीबी भानी। अकबर ने इनकी बेटी के नाम कुछ ज़मीन बीती थी। चूँकि अकबर एक मुग़ल उदार सम्राट था, हम लोगों ने पढ़ा था अकबर को, और अकबर सभी धर्मों से संबंध रखता था, इसलिए अकबर का कोई विवाद इन लोगों से नहीं हुआ, बल्कि एक करीबी थे अकबर के अमरदास। चौथे गुरु हुए श्री रामदास जी। रामदास जी अमरदास के दामाद थे। यहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा पैतृक आ रहा है, यानी दामाद को अपने इन्होंने क्या किया? गद्दी दे दी रामदास जी को। इन्होंने अमृतसर शहर बसाया, और वहाँ पर शहर में ही पहले इसका नाम रामदासपुर था, बाद में अमृतसर हो गया। यही इनकी देन है रामदास जी की। रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यहाँ से पद पैतृक हो जाता है। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा गया। सच्चा बादशाह की इन्होंने उपाधि ली, पद पैतृक हो गया गुरु का। इन्होंने अमृतसर जो रामदासपुर था वहाँ पर 2-3 तालाब बनवाए। एक अमृतसर तालाब बनवाया जहाँ आज गोल्डन टेम्पल है। संतोषसर तालाब बनवाया। अमृतसर में ही बाद में रणजीत सिंह उस पर सोना चढ़वाएंगे तो क्या कहलाएगा? गोल्डन टेम्पल कहलाएगा। हरमिंदर साहब, वही अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसका नाम है हरमिंदर साहब। और हरमिंदर साहब की जो नींव रखवाई वो मियाँ मीर एक सूफ़ी थे, एक सूफ़ी मियाँ मीर से इन्होंने रखवाई। इससे पता चलता है ये लोग उदार थे इस मामले में। इनको ये नहीं लगता था कि कोई मुस्लिम आदमी कैसे किसी हमारे धर्म की नींव रख सकता है, नहीं, उदारता के चरम पर जाते थे ये लोग। तो मियाँ मीर द्वारा हरमिंदर साहब की नींव रखी गई। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। आदि ग्रंथ में गुरुओं की वाणी, बहुत सारे भक्त संतों की, कबीर की, धन्ना की, पीपा की, बहुत सारे, सूरदास जी के भी कुछ पद हैं शायद उसमें, बहुत सारे संतों की वाणी, 35 संतों की वाणी है शायद, जिसमें से इनके 10 में 6 गुरुओं की है और शेष हिंदू संत या इस तरह मुस्लिम संत हैं। इन्होंने एक काम और किया, मनसद और म्योरा प्रथा चलवाई। यानी कि इन्होंने कुछ पैसे उगाहने के लिए, पैसे की आवश्यकता रहती थी इनको चलाने के लिए, तो जो लोग थे वो मनसद और म्योरा कहे गए। इनको जहांगीर के समय किसी विवाद को लेकर के मृत्युदंड दे दिया गया। अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया गया दिल्ली में। इस तरह अर्जुन देव का काम खत्म, अर्जुन देव की कहानी खत्म हो गई। अर्जुन देव के पुत्र थे हरगोविंद। इन्होंने हरगोविंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हरगोविंद चूँकि जिसके पिता खत्म कर दिए जाएंगे, मृत्युदंड दे दिया जाएगा, स्वाभाविक है क्या होगा, वो एक अपने को बदला लेने के लिए प्रयास करेगा। इसलिए सिखों को इन्होंने लड़ाकू जाति के रूप में तब्दील कर दिया। एक बहुत ऊंचा कई फुट का अकाल तख्त का निर्माण करवाया। कितने फुट का था आप देखिएगा। अकाल तख्त का निर्माण करवाया, कीरतपुर नगर बसाया और इनकी वहीं मृत्यु हो गई। हरगोविंद जी के बाद हरराय शासक होते हैं। हरराय सिख गुरु बनते हैं, 7वें गुरु। हरराय जी का औरंगजेब से विवाद हो गया। औरंगजेब से जब इनका विवाद हुआ तो औरंगजेब से विवाद क्यों हुआ? रामराय को लेकर हुआ। औरंगजेब ने रामराय को अपना बना दिया। औरंगजेब ने कहा रामराय से कि हम आपको उत्तराधिकारी मानते हैं, तो और रामराय से औरंगजेब की निकटता थी। ऐसे में गुरु हरगोविंद ने हरराय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, छोटे बेटे को, और रामराय ने अलग देहरादून में अपनी एक गद्दी बना ली जाके। उस देहरादून में जो गद्दी बनाई, इनके अनुयायी रामराय कहलाए और औरंगजेब से इनकी निकटता बनी रही। लेकिन गुरुओं में रामराय का नहीं नाम आया हरराय का। बस इनके विषय में इतना ही। अगले गुरु 8वें हरकिशन जी थे।
हर गुरु की अपनी कहानी है, हर गुरु के विषय में पढ़ेंगे तो एक गुरु पर एक लेक्चर चाहिए पूरा। आप पढ़िए अगर आपकी सिख धर्म में रुचि हो। हम लोग तो केवल परीक्षा के उद्देश्य से कर रहे हैं। हरिकिशन, गुरु हरिकिशन हुए 8वें और इनकी चेचक से मृत्यु हो गई। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है चेचक से किस गुरु की मृत्यु हुई, तो आपको पता होना चाहिए गुरु हरिकिशन की चेचक से मृत्यु हो गई थी। गुरु हरिकिशन के बाद आए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने अमृतसर से मखोवाली अपनी गद्दी ट्रांसफ़र कर ली। चूँकि मुगलों का रोल बढ़ रहा था, औरंगजेब इनको प्रताड़ित कर रहा था। यद्यपि औरंगजेब दक्षिण में व्यस्त था, उतना ज़्यादा उत्तर में व्यस्त नहीं था, बावजूद उसके वो अपनी सेना भेज देता था और इनको परेशान करता था। गुरु तेग बहादुर ने भी, लड़ाकू तो थे ही, लड़ाकू जाति के रूप में तब्दील हो चुके थे, लड़ाई जारी रही। अमृतसर के अपनी गद्दी मखोवाली में ले गए। औरंगजेब ने इनको युद्ध में पकड़वा मंगाया, मतलब हराया भी और पकड़वाया भी, और इनसे कहा आप इस्लाम कबूल कीजिए। गुरु तेग बहादुर से, गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया और उसने इनकी हत्या कर दी। यानी गुरु तेग बहादुर का मृत्यु के साथ ही अंत हुआ और इसी तरह अर्जुन देव का हुआ था। तो समझिए मुगलों से इनकी जन्मजात दुश्मनी हो गई। जिसके दो दो गुरु मार देंगे आप, वो कैसे, उसके अनुयायी कैसे आपका साथ दे सकते थे कभी। इसके बाद अंतिम गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह। ये तेग बहादुर जी के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और ये अंतिम गुरु कहे गए, 10वें गुरु हैं सिख धर्म के। इनका जन्म पटना में हुआ। इनके 4 पुत्र थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझारू सिंह। वो लड़ते हुए कहीं न कहीं मारे गए इनके जीवन काल में ही। पाउंटा में एक इन्होंने, पाउंटा हिमाचल प्रदेश का एक स्थल है, वहाँ पर एक नए राज्य की स्थापना की। जब इनको खतरा तो लग ही रहा था मुगलों से, पाउंटा में एक नए राज्य की स्थापना की। लड़ाकू जाति के रूप में तो हरगोविंद गुरु ने तैयार कर दिया था, लेकिन इन्होंने लड़ाकू जाति को लड़ाकू सैनिक के रूप में तब्दील कर दिया, यानी सैन्य के रूप, सेना के रूप में इनको मजबूत किया। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। साहित्यकार व्यक्ति थे गुरु गोविंद सिंह जी, साहित्य के बहुत अच्छे जानकार थे, साहित्य लिखते थे। उन्होंने इनकी अपनी जो वो है आत्मकथा टाइप की, वो विचित्र नाटक नाम से, वैचित्र नाटक नाम है वास्तव में इसका, कृष्ण अवतार लिखा इन्होंने। औरंगजेब को एक पत्र जफरनामा लिखते हैं। चंदी दीवर इनकी एक पुस्तक है। और इन्हीं सब पुस्तकों को बाद में इनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी सुंदरी सिंह जी थी। सुंदरी सिंह जी ने इन्हीं को बाद में क्या क्या संकलित करवाया है। और मनी सिंह समथिंग थे, मनी सिंह जी ने इनको लिखा है, खालसा मनी सिंह जी ने, और उसी को कहा गया था दसम पातशाह का ग्रंथ। उन्हीं पोथियों को, छोटी छोटी पोथियों को जो थी, उनको एक में कंपाइल कर दिया खालसा ने, तो वही दसम पातशाह का ग्रंथ बनेगा। ये छोटी छोटी जो पुस्तकें थीं, आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है विचित्र नाटक किसकी पुस्तक है, कृष्ण अवतार किसकी पुस्तक है, इस तरह से। इसके बाद नादौन का युद्ध हुआ। मुगलों से इनको युद्ध जो लड़ने पड़े उनमें महत्वपूर्ण है नादौन का युद्ध। नादौन के युद्ध में मुगलों से लड़े। फिर इन्होंने उसके बाद यद्यपि विजयी भी हुए, क्योंकि मैंने कहा औरंगजेब उधर दक्षिण में भी व्यस्त था। फिर इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आपसे पूछ सकता है खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? 1699 में हुई। पंच प्यारे, इन्होंने जब खालसा की स्थापना की तो अपने अनुयायियों को बुलाया, कहा कि आप ये चीज़ें स्वीकार करें और हमारा साथ दें, मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं कि नहीं। तो 5 लोग सामने आए, उन्हें क्या कहा गया? पंच प्यारे कहा गया। इसी के बाद खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई। इसी के बाद महिलाओं ने अपने नाम के आगे कौर और पुरुषों ने सिंह लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा पंच ककार, एक शब्द आता है पंच ककार, यानी 5 का से शुरू होने वाली चीज़ें हर खालसा, हर सिख को अपने पास रखनी चाहिए। उसमें थे केश, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा। ये सिख धर्म में पवित्र माने गए। उन 5 चीज़ों को गुरु गोविंद सिंह ने ही कहा कि रखना चाहिए। फिर इसके बाद ये युद्ध लड़ते हैं। आनंदपुर का प्रथम युद्ध और जीतते हैं, लेकिन आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में ये पराजित हो जाते हैं मुगलों से। इसके बाद चले जाते हैं नांदेड़ दक्षिण में, और वहीं इनकी हत्या करता नहीं कोई, बल्कि स्वतः ही ये अपना मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चकमौर का युद्ध भी इन्होंने लड़ा था मुगलों से। खिदराना में ही दसम पातशाह का ग्रंथ इन्होंने वो किया, संकलित किया, दसम पातशाह का ग्रंथ। दसम पातशाह का ग्रंथ मैंने आपको बताया इन्हीं की छोटी छोटी रचनाओं का संकलन है। एक ये खो गया था किसी युद्ध के बाद आदि ग्रंथ जो था, तो आदि ग्रंथ को इन्होंने पुनः संकलित करवाया। ये भी एक इनका काम गुरु गोविंद सिंह जी का माना जाता है। और बल्कि जो दसम पातशाह का ग्रंथ है, इस पर भी यही वाला है कि ये इन्होंने संकलित करवाया बाद में। इनकी मृत्यु नांदेड़ में हो गई, और उसी के साथ इन्होंने कहा कि अब कोई गुरु गद्दी नहीं होगी, यानी कि गुरु का पद समाप्त कर दिया इन्होंने। और जो आदि ग्रंथ है हमारा सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जो आदि ग्रंथ, वही गुरु का स्थान ले लेगा। और जो गुरुवाणी है उसमें जो समाहित हैं उपदेश, वही अब रास्ता दिखाएंगे आगे का। इसके बाद इन्होंने बंदा बहादुर, एक व्यक्ति था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव को इन्होंने
बंदा बहादुर, इन्होंने उपाधि दी गुरबख्श सिंह, इसका नाम था बंदा बहादुर, और जम्मू का रहने वाला था। माधव दास इसके बचपन का नाम था। इनको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी राजनीतिक रूप में घोषित किया। धार्मिक तो खत्म कर दिया, लेकिन तो इसलिए पहला राजनीतिक नेता कौन बना सिखों में? बंदा बहादुर। इनके 3-4 नाम है, परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने मेंशन किए। बंदा बहादुर चूँकि पहला राजनीतिक नेता था, इसको अपनी राजसत्ता चलानी थी, इसने सिक्के चलाए गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के। इसने मुहर राज्य की बनवाई, अपने सिख राज्य की एक मुहर बनवाई, उसका प्रयोग करता था। बाद में ये पकड़कर दिल्ली लाया गया और इसको भी मृत्युदंड दे दिया गया। अब सिख क्या हो गए? नेतृत्वविहीन हो गए, क्योंकि भाई राजनीतिक नेता भी मार दिया गया, आपका मृत्युदंड दे दिया गया। सिख नेतृत्वविहीन हो गए, सिखों के पास कोई नेता नहीं था और छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे थे। ऐसे में एक शब्द आया शरबत खालसा। सिख इकट्ठा होने लगे, दिवाली और बैसाखी के दिन 2 दिन इकट्ठा होते थे वर्ष में, तो उसको क्या कहा गया? उस शब्द को लाया गया शरबत खालसा, इकट्ठे होने को। और जो निर्णय लिया जाता था उसको बोलते थे गुरुमत्ता। अब गुरुमत्ता का महत्व बढ़ गया, जो निर्णय हुआ उसी को सबको मानना होता था। इसी समय एक राखी प्रथा चली, क्योंकि गद्दियाँ चलाने के लिए कर की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, तो उपज का 1/5 जो सिख था वो देता था, उसको बोला गया राखी प्रथा। इसी बीच क्या हुआ, यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैं, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। मराठे और अफगानों के बीच ये युद्ध हुआ और मराठे बुरी तरह से हार गए। अब तक क्या हो रहा था? लग रहा था मराठे दिल्ली में आ जाएंगे, मराठे देश की सबसे शक्तिशाली ताकत थे। जब मराठे हार गए, कमज़ोर पड़ गए, तो इसका लाभ सिखों को मिला और सिखों को लगा कि अब हम और मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि मराठे ख़त्म हो गए। तो इनकी जो 12 मिसलें, मतलब 12 ग्रुप में आते हैं, मिसल का मतलब संगठन, 12 मिसलों के ग्रुप में आते हैं ये लोग सिख। 12 मिसलें इस समय प्रमुख हुई, जिनमें सबसे प्रमुख थी भंगी मिसल, नाम था उसका। ऐसे तमाम मिसलें थी, उसी में से भंगी प्रमुख थी। सुकरचेकिया मिसल भी थी एक, जो महाराजा रणजीत सिंह होते हैं वो किस मिसल के थे? सुकरचेकिया मिसल के। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है किस मिसल के थे? सुकरचेकिया मिसल। उसके महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम था महासिंह। बहुत कम उम्र में ही रणजीत सिंह ने गद्दी संभाल ली, बहुत छोटी उम्र में। और शीतला माता के प्रकोप से इनकी एक आंख चली गई थी, यानी एक ही आंख से देख सकते थे। एक कथन भी रणजीत सिंह जी का कि मुझे शायद ईश्वर ने मेरी एक आंख इसलिए छीन ली कि ताकि मैं सारे धर्मों को एक आंख से समान रूप से देख सकूं, यानी सभी धर्मों को बराबर मानते थे। किसी को कभी ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप सिख धर्म स्वीकार कीजिए। बहुत ही योग्य व्यक्ति था। उसके सामने जो 1-2 जैसे ऑकलैंड कहता है ये संसार की सबसे सुंदर फौज है, इसकी फ़ौज को देखकर लॉर्ड ऑकलैंड उस समय गवर्नर जनरल था ब्रिटिश का, वो कहता है। या एक जाकमा, एक फ्रांसीसी पर्यटक आया था घूमने, वो कहता है ये नेपोलियन बोनापार्ट जैसा आदमी है, ये नाटे कद का सांवला सा आदमी बहुत मजबूत था। तो अगर सिखों में एक मजबूत व्यक्ति की बात की जाएगी तो जो इसको ले जाता है चरम पर, सिख धर्म, सिख राज्य को चरम पर ले जाता है। कश्मीर इसका अंग था, पेशावर इसका अंग था, इसने जीती, बहुत सारी जगहें जीत ली, यद्यपि बार बार अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी और कई बार अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी। अब हम रणजीत सिंह के विषय में ही जानकारी ले लेंगे परीक्षा की दृष्टि से। रणजीत सिंह के पिता का नाम महासिंह। एक था अफगान, जो अफगान अहमद शाह अब्दाली था, उसके पोते का नाम था जमान शाह। वो यहाँ हमला करने आया। वो हमला करने आया ही था कि उसके राज्य में कुछ गड़बड़ हो गया तो वापस जाना पड़ा उसको। जाते समय उसकी कुछ तोपें गिर गई ब्यास नदी में। इन्होंने क्या किया, रणजीत सिंह ने उसकी तोपें निकलवा कर उसको वापस भिजवा दी, तो उसने राजा की उपाधि दी इनको। अहमद शाह, जमान शाह ने इनको राजा की उपाधि दी। साथ ही इन पर कोई हमला नहीं किया, तो इनको कश्मीर की तरफ बढ़ने का अच्छा मौका मिला। इन्होंने लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया और अमृतसर को धार्मिक राजधानी बनाया। अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल है, उस पर सोने का जो चढ़वाया, इन्होंने एक परत चढ़वाई, इसीलिए वो क्या कहलाया, हरमिंदर साहब को स्वर्ण मंदिर कहलाया, गोल्डन टेम्पल। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी बहुत सारा सोना दान दिया था। आज भी वहाँ पर आप कभी बनारस जाएंगे काशी मंदिर में, तो वहाँ पर एक पत्र है इनके नाम का जिसमें इतने लाख का सोना इन्होंने दिया था। बताते हैं कोहिनूर हीरा ये उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को दान देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई और उड़ीसा जो कोहिनूर हीरा था वो यहाँ न रह के फिर लंदन चला गया। बाद में महारानी के मुकुट और गदा में लगा दिया गया। 1805 में जसवंतराव होलकर, मराठे हार रहे होते हैं उधर, हम लोग जब मराठा अंग्रेज करेंगे तब आपको पकड़ में आएगा। 1805 में जसवंतराव होलकर भाग कर आता है यहाँ पंजाब और शरण मांगता है इनसे, रणजीत सिंह से। रणजीत सिंह ने तुरंत तो शरण दी थोड़े दिन के लिए, लेकिन फिर गुरुमत्ता, अंतिम बार गुरुमत्ता होती है। गुरुमत्ता यानी गुरु का निर्णय, जो एक सरबत खालसा होते थे, गुरुमत्ता हुआ, निर्णय लिया गया। तो
ये तय हुआ कि यशवंतराव होलकर को शरण नहीं दी जाएगी और जनरल लेक व रणजीत सिंह में एक संधि होती है और पंजाब में इनको शरण नहीं दी गई 1805 में यशवंतराव होलकर को, और पंजाब सुरक्षित रहा। पंजाब सुरक्षित रहा यानी पंजाब को अंग्रेजों से रणजीत सिंह सुरक्षित रखते हैं और रणजीत सिंह के सामने कभी कोई युद्ध नहीं होता अंग्रेजों से। 1809 में अमृतसर की संधि की इन्होंने। अमृतसर की संधि को माना जाता है अपमानजनक संधि, क्योंकि महाराजा इस समय हो क्या रहा था, यशवंतराव होलकर के बाद बात तो बन गई थी, इन्होंने क्या किया, रणजीत सिंह ने कश्मीर वगैरह पे हमला किया, कश्मीर में श्रीनगर जीता, पेशावर जीता। ये अंग्रेजों को रास नहीं आ रहा था कि रणजीत, और ये अपनी सेना भी मजबूत कर चुके थे और अंग्रेजों को तो एक एक करके सबको ख़त्म करना था। अंग्रेजों को रास नहीं आ रहा था, वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसी बात आए जिससे कि अंग्रेजों को मौका मिले कि रणजीत सिंह के राज्य में कुछ बोलें, और ये मौका आ गया जब इन्होंने लाहौर वगैरह पे, कश्मीर पे हमला किया तो इनको मौका मिल गया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने 1809 में रणजीत सिंह के सामने कई शर्तें रख दी। पहले तो रणजीत सिंह नहीं मानना चाहते थे लेकिन इस बार अगर नहीं मानते वो, तो अगर रणजीत सिंह नहीं मानते तो अंग्रेज उनके राज्य पर हमला कर देते। इसलिए रणजीत सिंह ने एक अपमानजनक संधि की। सिख इससे नाराज भी हुए। इसको बोलते हैं 1809 में अमृतसर की संधि। मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। सतलज नदी को सीमा मान लिया गया। लुधियाना में एक अंग्रेजों की फौज रखी गई, साथ ही रेजिडेंट वगैरह रखे गए, और अमृतसर की संधि से राज्य में दखल अंग्रेजों की प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद कांगड़ा विजय किया। कांगड़ा विजय किया किसने? रणजीत सिंह ने। कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। कोहिनूर हीरा की कहानी आप समझ ही रहे हैं, कभी फिर फुर्सत में लंबी कहानी चलाएंगे उसकी हम लोग। और 1839 में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह के विषय में इसलिए जरूरी ही जानना थोड़ा सा प्रशासन, क्योंकि आपसे टिप्पणी नोट्स भी लिखवा सकता है कभी। प्रशासन में इनके 4-5 बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री होता था, वजीर। वो ध्यान सिंह नामक व्यक्ति था। पूछ सकता है परीक्षा में ध्यान सिंह इनका क्या था। एक विदेश मंत्री थे फ़कीर अजीज़ुद्दीन। इनके यहाँ 4 सूबे थे, हर सूबे का नाजिम हेड होता था। उसी तरह परगना, मौजा, इस तरह से इनकी प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी। सेना में फौजे खास, यानी जो नियमित सेना होती थी उसको बोलते थे फौजे खास, और जो अनियमित सेना होती थी, तुरंत इकट्ठा की जाती थी, उसको बोलते थे फौजे बेकवायद। आकलैंड कहता है ये संसार की सबसे सुंदर फौज है, कथन भी पूछ सकता है। जाकमा कहता है ये नेपोलियन बोनापार्ट से मिलता जुलता आदमी है। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, इनकी पत्नी का नाम था चांद कौर, पुत्र का नाम था पत्नी का नाम नहीं चांद कौर था, पुत्र का नाम था खड्ग सिंह, उसकी पत्नी का नाम था चांद कौर। खड्ग सिंह ने खालसा और सबको आपस में भिड़ने लगे। खड्ग सिंह को किसी ने स्वीकार नहीं किया, ये अयोग्य शासक था, तो खड्ग सिंह की हो गई मृत्यु, मार दिए गए। खड्ग सिंह की विधवा का नाम था चांद कौर और दूसरा बेटा था शेर सिंह। इन दोनों में संघर्ष हुआ। बाद में चांद कौर का भी वध करवा दिया गया और अंग्रेजों ने यहाँ पर खूब रोल अदा किया और अंततः किसको राजा बनाया? छोटा सा बच्चा था, अल्पवयस्क दिलीप सिंह। दिलीप सिंह से कहा आप बनिए राजा। दिलीप सिंह बन गए राजा। इनको ईसाई धर्म स्वीकार करवा दिया गया और भेज दिया गया लंदन पढ़ने के लिए। कहा आप जाइए लंदन पढ़ाई कीजिए। इसका मतलब यहाँ से दिलीप सिंह का यानी राजा का रोल खत्म हो जाता है सिखों में। अब अंग्रेज मौका पाते ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से चूँकि खालसा सेना उत्तेजित हो गई। खालसा सेना इतनी छोटी तो थी नहीं, एक बड़ी सेना थी, उसने हमला कर दिया अंग्रेजों पर। हमला किया, 3-4 लड़ाइयाँ लड़ी गई, आलोवाल की, मुदकी की, इस तरह से आप पढ़िएगा देखिएगा। वो 3-4 लड़ाइयों में कुछ में शुरू में तो जीते, बाद में हार गए सारी लड़ाइयाँ। और लाहौर की संधि की गई 1846 में। ये एक 9 मार्च 1846 को बड़ी संधि की गई और इसके द्वारा अंग्रेजों ने अपना जितना मनवानी थी अपनी बातें, वो सारी बातें मनवा ली। यानी लाहौर में रेजिडेंट रख दिया। सतलज के पार अब बिल्कुल सिख वो नहीं कर सकते थे, अपना अधिकार नहीं कर सकते थे। 1.5 करोड़ रुपया सिखों को युद्ध के दंड के रूप में देना पड़ा इनको। इनसे कश्मीर ले लिया गया, गुलाब सिंह को बेच दिया गया, उसके बदले अंग्रेजों को और 1 करोड़ रुपए मिले। अल्पवयस्क दिलीप को ही महाराजा वही स्वीकार कर लिया गया। रानी जिंदन जो थी उनको संरक्षिका बनाया गया और कुछ पेंशन निश्चित कर दी गई कि आपको इतनी पेंशन देंगे। यद्यपि अंग्रेजों ने उतनी पेंशन नहीं दी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इसीलिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत होती है और सिख सैनिकों की संख्या को सीमित कर दिया गया। लाहौर में एक मजबूत सेना रखी गई, उसका खर्चा सिखों को भरना था। इस प्रकार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में होता है। इसमें रामनगर का, चिलियावाला का, गुजरात युद्ध, 3-4 युद्ध लड़े गए। एक आध युद्ध में फिर हल्का फुल्का जीते सिख, अंततः हार गए। दिलीप सिंह को दूसरे के बाद लंदन भेज दिया गया। कोहिनूर जो था वो ले लिया गया इनसे और कहाँ भेज दिया गया? लंदन भेज दिया गया और वहाँ राजमुकुट में उनके रानी के लगा दिया गया।
3 सदस्यीय एक नई परिषद बनाई गई। 2 लॉरेंस ब्रदर थे, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, और एक कोई और व्यक्ति था। इन 3 सदस्यीय परिषद से कहा गया अब पूरे सिख राज्य को आप डील करेंगे, आप ही का अंतिम नियंत्रण होगा। और इस प्रकार से 1849 में पूरी तरह से ये सिख समाप्त हो जाते हैं। अंग्रेजों ने सिखों को इस तरह से पराजित किया। सिख धर्म आपने थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा आपने देखा रणजीत सिंह ने कैसे काम किया, और फिर आपने देखा अंग्रेजों ने सिखों को कैसे कब्जे में कर लिया। इसके बाद हम लोग करेंगे मैसूर और मराठे। तब तक आप इसको अच्छे से करिएगा, इस पर कोशिश करेंगे, होमवर्क भी देंगे आपको, अगली बार कुछ क्वेश्चन डालेंगे हम इसको। और उज्जवल भविष्य की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।